प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के महापंडित श्री विष्णु प्रभाकर जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है डाकू की बहन। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। ईसा की 19वीं शताब्दी की वह रात भारत के अतीत गौरव को बड़े यत्न से अपनी काली रात में लपेटे खड़ी थी। सारा वायुमंडल चुपचाप इस वेदना को पी रहा था और मुगल साम्राज्य के खंडहर गरम गरम सांसें खींचकर उदासीनता फैला रहे थे। ऊपर अनंत आकाश के अंचल में कोई भूला भटका तारा टिमटिमा रहा था। चारों ओर अंधकार का राज्य था। चंद्रदेव एक झलक दिखलाकर चले गए थे। लगभग 1 बजे का समय होगा। कंटीले मार्गों से भरा हुआ बीहड़ वन, बड़े बड़े भयंकर वृक्ष व्यूह बनाए वनचरों की रक्षा कर रहे थे। सब कहीं कंटीली झाड़ियां फैल रही थी। उनके बीच में छोटी छोटी पगडंडियां चक्रव्यूह की तरह बनी हुई थी। वन में मरकहे बैलों की एक गाड़ी मचक मचक कर चल रही थी। बैलों के शरीर में हड्डियां निकल आई थी। कभी कभी तो अंधकार के कारण बैल झाड़ियों में फंस जाते थे, फिर तो उनका निकलना दूभर हो जाता था। बड़ी कठिनता से गाड़ीवान उस संकरे मार्ग पर चल रहा था। सहसा जंगल में एक गंभीर ध्वनि गूंज उठी। कौन है बे? खड़ा रह, काटो तो लहू नहीं। भय से गाड़ीवान का मुख पीला पड़ गया। सक पकाते हुए उसने घिघिया कर कहा, लाला बंसीधर की गाड़ी है सरकार। उनकी बिटिया को ससुराल छोड़कर चला आ रहा हूं। उस घने अंधकार में 2 आंखें चमक उठी। पास ही खड़े हुए एक साथी ने कहा, देखता क्या है अब कल्लू, चढ़ जा गाड़ी पर। इस मूजी का माल कब कब हाथ लगता है। नहीं, एक शब्द फिर गूंज उठा। नहीं, उसने अपने सरदार की ओर देखकर कहा, आज क्या बात है सरदार? लड़की का माल है, समझकर हाथ लगाना। ओह, गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज। सरदार, हमारी समझ में यह बात नहीं आती। गाड़ीवान, निकालो गाड़ी में क्या है। खबरदार जो गाड़ी को हाथ लगाया। मेरे रहते बेटी के माल को कौन छू सकता है। उतर आओ नीचे। वह चुपचाप गाड़ी से उतर आया। गाड़ी उसी तरह अपने रास्ते पर चलने लगी और वे सब उसी बीहड़ वन में घुसकर छिप गए। खेल समाप्त हो रहा था। बड़े बड़े राजे और नवाब मन की मौज पर हिंसा की आग सुलगा रहे थे। क्षण भर में लाशों का ढेर लगाकर वे मूंछों पर ताव देते थे। मुगलों की शान दिल्ली के लाल किले में सिसकियां भर रही थी। राजपूतों की आन पानीपत के मैदान में अंतिम बार चमककर खो गई थी। डाकुओं और गुंडों से प्रजा कांपा करती थी। ये वे दिन थे जब लॉर्ड डलहौजी का अंकुश बड़ी तत्परता से अत्याचार का दमन कर रहा था। मेरठ का इलाका उस समय मुरली के नाम से गूंजता था। बुढ़ापे में भी वह जवानों से बाजी लेता था। उसके गोरे रंग पर लहू की लाली चमकती थी। उसके ऊंचे ऊंचे कंधों पर वीरता नाचा करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जब छात्र तेज चमक उठता तो किसी बिरले को ही उससे आंखें मिलाने का साहस होता। उसके शरीर पर खादी की मोटी मिर्जाई और सिर पर भारी सा मार्कीन का साफा होता। मोटा लठ ही उसका एकमात्र साथी था। वह प्रायः बस्ती के बाहर सुनसान नहर के किनारे साए साए करती हुई वायु में सांस लेता घूमा करता था। एक लंबी सांस छोड़कर जब वह आकाश की ओर देखता तो बरबस उसके आंसू टपक पड़ते थे। उस अनंत आकाश में वह मुगलों के वैभव को खोजा करता। आंखें गड़ा गड़ा कर राजपूती वीरता को ढूंढा करता था। स्वाधीनता का नाम उसने नहीं सुना था। असहयोग और सत्याग्रह, साम्यवाद और समष्टिवाद अभी अनंत के गर्भ में थे। परंतु जब वह सुनता कि उस कर्नल ने उस किले को ले लिया या उस जमींदार ने उस गरीब को सता सता कर मार डाला, तो उसके होठ फरक उठते और उसकी लंबी भुजाएं फड़कने लगती। डाकू होकर भी वह बात का धनी, आन का पक्का और हिंसक होकर भी
दया के मर्म को समझता था। उसे किसी का डर नहीं था। बाजार में निकलता तो लोग झुक झुक कर प्रणाम करते। स्त्रियां खिड़कियों में से बड़े चाव के साथ निहारा करती, पर लोगों ने कभी उसके ऊपर दृष्टि उठाते नहीं देखा था। सदाचार का प्रचार करने के लिए आर्य समाज बहुत पीछे मैदान में आया और आदर्श पर मर मिटने वाली कांग्रेस गर्भ में भी नहीं आई थी। परंतु उस समय भी वह डाकू ऊपर देख लेता तो उसका मुंह लाल हो जाता, आंखें झुक जाती। वह डाकू था। आज वह मंगल सुनार की दुकान पर बड़ी देर तक अनमना सा बैठा था। मंगल ने बड़े साहस से पूछा, भैया शायद कुछ तबीयत खराब है, कलेवा ले आओ। आज शायद अच्छी नहीं रही मंगल। तो मालिक फिकर काहे का, सुरती का एक दम लगाओ, हार जीत तो पासे का खेल है। मुरली हंस पड़ा, नहीं मंगल, बात तो कुछ और ही है। मंगल चुपचाप उसके मुंह की ओर देखने लगा। वह ससुरा सज्जाद हुसैन है ना? हाँ, अरे वही ना, डिप्टिया का बच्चा। कल कासमपुर खोले में उससे मुठभेड़ हो गई। हाँ तो फिर? बातों बातों में चढ़ा बढ़ी हो गई। चलते चलते अपनी पतली बेंच की छड़ी हिलाकर कहने लगा कि अब बहुत दिन खुली हवा खा चुके, मेरा दम रहा तो काल कोठरी में बंद करवा कर छोड़ूंगा। ऐसा मर्द था तो वहीं क्यों नहीं पकड़ा? मैंने भी कह दिया कि जिस दिन इस हवा से जी भर जावेगा मैं आप ही कहला भेजूंगा। फिर तो डिप्टी साहब भनभुनाते हुए चले गए। किसी की हिम्मत न पड़ी कि मुझे छू भी ले। खाली रोब गांठना था भैया, करने को दिल चाहिए। इतने में ही दूर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मुरली के कान खड़े हो गए। देखना रे मंगल, कौन रो रहा है? मंगल चीलम फेंक कर दौड़ा। भैया बुधिया की माँ रोती हुई इधर ही आ रही है। मुरली ने बुढ़िया की माँ को ढाढ़स बंधा कर कहा। क्या बात है चाची? भैया, उसने सिसकते हुए कहा। बुधिया को पकड़कर ले गए। कौन ले गए? डाकू की भौहें तन गई। डिप्टी के सिपाही। भला जाबे भरोसी, थाने में जाकर कह दे जल्दी ही मुरली मुलाकात करने आवेगा। मंगल हाँफता हुआ बोला, अहो रे भैया, पुलिस में न चले जाना, तुम तो निरे बुद्धू हो रहे मंगल। उसने फिर बुढ़िया से कहा। चाची आखिर बात क्या थी? भैया मैं क्या जानूं, बुधिया बीमार पड़ा था, घर में भूंजी भांग भी न थी। आज सवेरे ही 2 सिपाही आए और बुधिया से बोले, एक सिपाही की जरूरत है, चल तुझे ले चलें। वह भरोसा करके साथ चला गया। अब पता लगा कि उसे थाने में बंद कर रखा है। अच्छा तुम जाओ, कल बुधिया अपने घर आ जाएगा। मुरली के मुंह से निकली बात और विधाता के विधान में कुछ भी अंतर नहीं था। फिर भी वह बुढ़िया बोली, न भैया, जानबूझकर यमराज से लड़ने न जाना। अरे चाची, जब तक वह साला डिप्टिया मरेगा नहीं तब तक मुरली को चैन नहीं पड़ेगा। बुढ़िया कांप उठी। मुरली ने फिर कहा, क्यों चुपचाप घर न जाओगी? जाबे मल्लू, ज्ञानू को मेरे पास भेजकर कलवड़िया की दुकान के पास होकर निकल जाना। उससे कहना सारे दिनों की कसर आज ही निकलेगी। वह उत्तेजित हो रहा था। धीरे धीरे धूल से भरी हुई सड़कों को पार करके वह नदी तीर की ओर चला गया। बुधिया की माँ हक्का बक्का सी होकर खड़ी रही। श्रावण के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आकाश के वक्षस्थल पर सिर धरे कांप रही थी। काले काले बादल उसके मुख पर भौड़ों की तरह चिपट रहे थे। घोर अंधकार था। हाँ, कभी कभी बिजली चमककर कांप उठती थी। डिप्टी सज्जाद हुसैन बंगले की खुली छत पर लेटे हुए अपनी स्त्री सकीना से बातें कर रहे थे। आजकल इस मुरली डाकू ने बहुत तंग कर रखा है। मैं नहीं समझती आप ऐसे शरीफ आदमी को डाकू क्यों कहते हैं? उसकी शराफत क्या है, जरा मैं भी तो सुनो। उसने आज तक किसी गरीब को नहीं सताया, किसी स्त्री को आंख भर नहीं देखा। कितने ही मुफल्लिस और यतीम उसकी जान को दुआ देते हैं। शायद वे कुछ कह भी नहीं पाए थे कि शोर पड़ गया। बंगले पर डाकू चढ़ आए। डिप्टी साहब घबरा कर बंदूक लेने दौड़े। भगदड़ पड़ गई। सबने आश्चर्य से देखा कि निहत्था मुरली बंगले की खुली छत पर खड़ा था। डिप्टी साहब,
उसने हंसकर कहा, अब मेरा मन खुली हवा से घबराने लगा है। लीजिए, मैं आ गया हूं। भय के मारे डिप्टी साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा बंगले की सब खिड़कियां बंद है और चारों ओर सन्नाटा छा रहा है। मुरली देखता रहा और फिर बोला, फिर मुझे ना कहना, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका, अब मेरी बारी है। फिर उसने ललकार कर कहा, ज्ञानू, देखते क्या हो, इसकी बोटी बोटी काट कर रख दो। ज्ञानू चमकती हुई तलवार लेकर आगे बढ़ा। डिप्टी साहब ने देखा कि अब मेरे लिए दुनिया में जगह नहीं है। वे हताश हो गए, परंतु ज्यों ही खून की प्यासी तलवार ऊपर उठी, मुरली कांप उठा। उसने बड़े आश्चर्य से देखा, उसके पैरों पर सकीना पड़ी थी। भैया, उसने रोते हुए कोमल स्वर से कहा। मुरली चुप था, तलवार ठिठक कर रुक गई थी। भैया, तुमने आज तक किसी अबला को नहीं सताया। मैं भी अबला हूं, तेरी बहन हूं। सकीना ने अंजलि में आंसू भरकर कांपते हुए डाकू की ओर देखा। डाकू का स्वर कांपा, तलवार म्यान में कर लो ज्ञानू। डिप्टी साहब आज से हमारे बहनोई हुए। मालिक, ज्ञानू ने कुछ कहना चाहा। बस चुप रहो ज्ञानू, एक हिंदू अपनी बात की कीमत जानता है। उसकी आंखें चमक रही थी और मुख पर अपूर्व